आगे बात जरा रिपोर्ट की करते हैं। नीति आयोग की तरफ से एक के बाद एक रिपोर्ट सामने आई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर भी एक रिपोर्ट सामने आई है और कहा गया कि जम्मू कश्मीर जो है जी वो 21वें पायदान पर है और यहां पर जो ग्रोथ है इंडस्ट्री की वो बहुत आहिस्ता है। वहीं पर फार्मर्स इनकम, जहां पर हम किसान को देखते हैं कि वो सरापा एहतजाज है और कहा जा रहा कि जनाब इनकम बढ़ रही नहीं रही है, यहां पर कहा गया कि तीसरे नंबर पर है जी जम्मू कश्मीर, जहां पर इनकम फार्मर की बढ़ी है और 5वें पायदान पर है एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर्स, यानी एग्रीकल्चर के साथ जितने भी सेक्टर्स हैं वो 5वें नंबर पर है। ये नीति आयोग का खुलासा जम्मू कश्मीर के हवाले से, यानी 21वें पायदान पर हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर और ज्यादा बेहतरी यहां पर बिल्कुल नहीं दिख रही है। कहा जा रहा है कि बहुत स्लो मूवमेंट है जी स्टेट के अंदर। एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर्स के अंदर हम 5वें नंबर पर हैं और फार्मर इनकम जो है वो तीसरे नंबर पर है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है और ये रिपोर्ट ये जो सामने आई है ये कहा गया कि इतना बेहतरी है जी एग्रीकल्चर एलाइड के अंदर, क्योंकि पहले हम 22वें में पायदान पर थे, अब 5वें पर आए हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके जो बेहतरी हो रही है। और अब सरकार का मानना है कि जिस तरीके से स्कीमें मुतारफ कराई गई हैं, जिस तरीके से स्कीमों को डेवलप किया गया और इसका फायदा जो है वो बराह रास्त आम ताजरों को मिल रहा है। यही वजह कि जम्मू कश्मीर के अंदर तिजारत के हर दिन नए शोबे भी बनेंगे और अब इसकी ओर ज्यादा लोग रागिब भी हो सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ये जो डेवलपमेंट हम आपके सामने रख रहे हैं। 3 चीजें मैंने एक साथ आपको बता दी। एक स्लो मूवमेंट ऑफ स्टेट के अंदर है ग्रोथ में, यानी इंडस्ट्रियल वाले मामले पर, जबकि सरकार का मानना है कि हज़ारों करोड़ रुपया जी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लाखों करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट होगा और हज़ारों रोजगार जो है वो फराहम किए जाएंगे। लेकिन नीति आयोग अपनी रिपोर्ट में कह रहा है कि प्रोग्रेस बहुत ठंडा है जी। एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में बेहतरी आई है, 22 से 5वें पायदान पर आए हैं, रैंकिंग में बेहतरी हुई है और ये सिर्फ 1-1.5 साल के दौरान ही हुआ है। और फार्मर इनकम में भी हम तीसरे नंबर पर है। ये जो रिपोर्ट सामने आई है इससे कई सवाल उठते हैं और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है तिजारत का, क्योंकि बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स अगर सही तरीके से एस्टैब्लिश हो तो स्टेट इकोनॉमी बूस्ट होती है और स्टेट इकोनॉमी तब बूस्ट होती है जब लोगों के पास पैसा हो खरीद के लिए। और गुज़श्ता दिनों आपको याद होगा कि श्रीनगर भी एक बेहतर शहर के तौर पर देखा गया जहां पर कुव्वत खरीद बेहतर है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। और फिर गुर्बत की शरह में हमने देखा कि रामबन ज़िला जो है वो पसमानदा ज़िला भी करार दिया गया, वो भी नीति आयोग की रिपोर्ट है। इसलिए तरह तरह से रिपोर्ट जो है वो सामने आ रही है और इस पर एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आखिर आने वाले दिनों में कहाँ की ओर हमारी सरकार जा रही है, पॉलिसियाँ जा रही हैं और क्या वाकई तौर पर एक बेहतर कल और एक बेहतर मुस्तकबिल हमारे सामने है या अभी और कुछ करने की ज़रूरत है। शेख आशिक साहब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदे हैं जी, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। चूंकि आप तिजारत से वाबस्ता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो दिल्ली में शुरू किया गया और फिर पूरे इंडिया में इसका लाया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते जो नई रैंकिंग हमारी आई है डेट इज स्टिल 21, इसमें कोई बेहतरी नहीं है। और यह भी लिखा गया कि मोमेंट हमारी जी बहुत स्लो है। एक तरह से सरकार के जो दावे हैं जी, हम नई पॉलिसी ला रहे हैं डेवलपमेंट के, अपना इकोनॉमी को बूस्ट करने के हवाले से और इन्वेस्टमेंट आ रही है, दूसरी तरफ से जो रिपोर्ट सामने रखी जा रही है, इसे आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप टेक्निकली इस बात को समझ पा रहे हैं? देखिए, जब भी हम देखते हैं कि किसी पे जब ईज ऑफ डूइंग की बात होती है तो पहली बात होती है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं क्या वो सही मामले में ये मानते हैं। अगर हम कोई भी बिजनेस लें, कोई भी सेक्टर लें, इंडस्ट्री हो, टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज हो, हैंडीक्राफ्ट हो, हॉर्टिकल्चर हो, तो हर एक सेक्टर में ईज कैसा है, ईज ऑफ डूइंग वर्क जो है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या रुकावटें आती हैं, जो लोग ऑलरेडी हैं धंधे में, बिजनेस में, उनको कितनी ईज मिल रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उनको कितना एक हैंड होल्डिंग हो रहा है। तो ऑन ग्राउंड ये जो हमारी बेहतर पोजीशन हो रही है, ये इसलिए एक पोजीशन ही देख रहे हैं आप क्योंकि अदरवाइज ये बहुत बेहतर होनी चाहिए बट नहीं हो रही है। इसके रीजंस हैं कि आप देखिए नेशनल हाईवे हमारा पिछले 10 साल से, अब तो ये एक रोजमर्रा का चल रहा है सिलसिला,
आज हम 2022 की तरफ जा रहे हैं और अभी तक हमारा नेशनल हाईवे फुली फंक्शनल नहीं है। काम चल रहा है, बट ईज ऑफ डूइंग वर्क जब आ जाता है तो इसमें सारी चीजें जो हैं एक साथ चलती है। अब देखिए हमारे पास 2-3 दिन पहले रेस्टोरेंट वाले आ गए। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज सच ए कम्बरसम फॉर देम। हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं कि जो भी काम वो करना चाहते हैं, इसमें हम चाहते हैं कि ये सिंगल विंडो के अंदर जितने विंडोज ये अंदर से ही बैठे हुए हैं वो सारे खत्म हो, लोगों को इनवाइट करें। देखिए आप दूसरे स्टेट्स में जाएं, उन्होंने इतना फास्ट क्लियरेंस सिस्टम रखा हुआ है कि दे आर कैचिंग पीपल एंड दे आर गिविंग सच अ फीलिंग टू द बिजनेस पीपल कि आप आ जाओ, काम करने स्टार्ट करो, बाकी आप हम पे छोड़ दो। ये चीजें जो है ये बहुत मायने रखती हैं और ऑलरेडी आपको पता ही है कि किन सिचुएशंस में हमारा यहाँ काम करना कितना मुश्किल होता है। आशिक साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जब आप कह रहे हैं ना सिंगल विंडो सिस्टम, जी एक ही छत के नीचे हो, एप्लीकेंट आए, एप्लीकेशन मूव करें और उसे एक टाइम फ्रेम पता हो कि मैंने जी 30 दिन के अंदर अंदर एट द एंड ऑफ द डोर जाके अपनी एनओसीज लेनी है। ये लगातार कहा गया स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, कहा गया आज तक ये था ही नहीं, हमने तो इंट्रोड्यूस कर दिया सिंगल विंडो सिस्टम। तो क्या आपका ये मानना है कि सिंगल विंडो सिस्टम सिर्फ हमारी दफ्तरी फाइलों तक है और ग्राउंड जीरो पर ये है ही नहीं कहीं पर? यही वजह कि हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहीं पर भी नहीं है? देखिए मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे सर्विस सेक्टर, ये रेस्टोरेंट सेक्टर, आप देखिए कि मतलब आप खुद भी पता कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कितने लोगों ने अवेल किया होंगे जो सब्सिडी, इंसेंटिव स्कीम्स जो है, सपोर्टिव स्कीम्स हम कहेंगे, किसी ने अभी तक अवेल भी नहीं किया होगा। जो नया भी डाल रहे हैं उसको इतने उन्होंने फॉर्मेलिटीज रखी हुई है कि वो बेचारा फॉर्मेलिटीज के उस पे वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है। He is straight away going and starting his business. That means कि in a way we are discouraging if he is not getting the real support. Incentive support जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से एक सपोर्ट है, वो डिप्राइव हो जाता है फर्स्ट इंस्टेंस में। तो मेरे ख्याल से इन चीजों का हमने ख्याल रखना है। पोजीशन बेहतर हो सकती है, पॉलिसीज को अगर इम्प्लीमेंट किया जाएगा बेहतर तरीका हो सकता है और अगर ईज ऑफ डूइंग हमारा जो ये बेहतर हो जाएगा इसकी पोजीशन, तो आप देखेंगे और लोग काम करने के, बिजनेस स्टार्ट करने में अंदर मतलब सामने आ जाएंगे। ठीक है जी, हमारे साथ अबरार खान साहब ने भी ज्वाइन किया। खान साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए, टाइम देने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट ये 3 तरह की रिपोर्ट्स मेरे सामने। एक रिपोर्ट कह रही है कि जम्मू कश्मीर में ईज ऑफ डूइंग का बिजनेस जो है जी, जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत सुस्त रफ्तारी से चल रहा है और आशिक साहब ने इस पर बखूबी कहा कि क्यों ये परेशानियां हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर है। लेकिन फिर इसी रिपोर्ट, जो एक और रिपोर्ट नीति आयोग की है, उसमें कहा गया कि किसान जो हमारा है जी और एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर जितने भी है वो जी बेहतर और बेटर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जी देखिए जी, जहाँ तक अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो मुझे तो ये लगता है कि लास्ट टाइम से कोई इसमें खातिर का कोई इंक्रीज आया है। मैं आशिक साहब को वहां सेकंड करूंगा। आशिक साहब ने बिल्कुल सही कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। अगर तो ट्रेड एंड कॉमर्स को हमने लास्ट टाइम एक इंडस्ट्री डिक्लेयर किया, बट आज तक भी उस वहां पे बताया गया था कि आपके ट्रेड भवन होंगे, ये होगा वो होगा, एक सिंगल विंडो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जबकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि बिल्कुल उसके बरक्स है। दूसरी बात, जब हम इसकी बात करते हैं, ईज ऑफ बिजनेस की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें यह देखना है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन ग्राउंड है उसका फेट क्या होगा। क्या हमने उनकी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इस वक्त जो क्रंच है हमारे यहाँ पे चाहता, क्योंकि 2019 के बाद से अभी तक हम अपनी इकोनॉमी को वापस संभाल नहीं पाए हैं। जो एग्जिस्टिंग इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री या इन टर्म्स ऑफ ट्रेड है या इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री है या बाकी चीजें हैं, उसकी हम हैंड होल्डिंग अभी तक कर नहीं पाए। तो हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि नया बिजनेसमैन जो है वो इस तरफ एल्यूड हो या नया एंटरप्रेन्योर इस तरफ एल्यूड हो। जो आपकी बेरोजगारी है ऑल टाइम हाई पे है। वो भी आप देखें कि जो क्योंकि ईज ऑफ बिजनेस नहीं है, हमारा बिजनेस चल नहीं रहा है बिकॉज ऑफ द रीजंस वेरी ऑब्वियस, जिसकी वजह से जॉब कटिंग्स है। तो जो इसका जो बेसिक मुद्दा है टू एंगेज मोर एंड मोर एंटरप्रेन्योर्स एंड पीपल, वो सारा फोर्थ होता जा रहा है। तो इस सिमत में गवर्नमेंट को चाहिए जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, जो एग्जिस्टिंग लोग सड़क पे काम कर रहे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के हवाले से है, चाहे आर्टिजन के हवाले से है, जो हमारा मेजर इश्यूज हैं जिसमें आपका टूरिज्म आता है, जो हमारा ब्रेड अर्नर्स है, हमारा एक्सपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्ट ऑल टाइम लो पे चल रहा है, हमारा कोई फॉरेन बायर श्रीनगर में आ नहीं रहा, हमारी कोई बात सेल्स हो नहीं रही, तो हम कहाँ से अपनी ग्रोथ को एक्सपेक्ट करेंगे।
तो मेरे नजदीक पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन ग्राउंड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनकी हैंड होल्डिंग बहुत जरूरी है। बैंक्स को एक लिबरल अप्रोच बनानी पड़ेगी जो कि इस वक्त नीड ऑफ द आवर है, चाहे वो एनपीए के हवाले से बात हम करें, चाहे वो एक्सटेंशन ऑफ एंड नेक्स्ट लेंडिंग की बात करें। सिबिल स्कोरिंग हम सबकी डाउन है बिकॉज 3 साल से हम कोई भी किस्त ऑन टाइम दे नहीं पाए हैं। तो जो क्राइटेरिया ऑफ जो हमारा क्वालिफिकेशन है वो 0 हो जाता है, जिसकी वजह से हमें नई लैंडिंग होनी। ठीक है जी। आज का बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जब बजटिंग की ओर हम देखते हैं तो देखते हैं कि हर साल फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बजट दे लेकर आती है और इस बार भी कोशिशों में तेजी लाई गई है। और गुज़श्ता दिनों फाइनेंस मिनिस्टर जब श्रीनगर के अंदर थी उन्होंने कहा थी जनाब बड़े इनोवेशंस किए गए हैं जी, यही वजह है कि बड़ी चीज़ें बेहतरी के साथ आगे बढ़ रही है। फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा की उस स्टेटमेंट को किस तरीके से आप देख रहे हैं? और ये जो बेसिक कंसल्टेशन का प्रोसेस है जो शायद लास्ट ईयर नहीं हुआ था, क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि इस बार ऑन बोर्ड लिया जाएगा उन स्कीमों को लेकर स्टेक होल्डर्स को जिनके लिए ये बनाई जाती है? बिल्कुल सही है आपकी बात। मैं आपको सेकंड यहाँ पे करूंगा कि ये बहुत जरूरी है। जब तक कि आप स्टेक होल्डर को हर स्टेज पे इन्वॉल्व नहीं करोगे, एक बेहतरीन पॉलिसी का जो जन्म नहीं होता। लास्टली अगर हम अपनी इकोनॉमी, अगर कि हमने नंबर्स में जरूर ग्रो किया, अगर हम अपने जीडीपी को देखें ग्रो हुई है, पर हमें उसके साथ साथ इन्फ्लेशन और जो डॉलर की रेट है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो एक कुछ मखसूस सेक्टर्स में ग्रो किया है, चाहे आप फूड के हवाले से बात करें, तेल की कीमत कहाँ थी और आज कहाँ पे फूड पहुंचा है। आज आपका टमाटर 100 रुपए, इन्फ्लेशन की अगर आप बात करें इस वक्त जो फूड इन्फ्लेशन है एट द ऑल टाइम हाई पे है। तो ये इसके इम्पोर्ट्स वगैरह के अंदर अगर कि हमने जीडीपी में ग्रोथ की है वहां पे, बट वहां पे ये जो है ये एक्चुअल ग्रोथ नहीं है, ये सिर्फ इन्फ्लेशन प्लस अदर पर्क्स हैं। बाकी जो ऑन ग्राउंड की सिचुएशन है वहां पे मेरे को लगता है एक बार सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बैठने की जरूरत है। अगर कि कल एडिशनल कमिश्नर जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक ली है, हमारे सजेशन लिए हैं, हम बिल्कुल हम उम्मीदवार हैं कि कहीं ना कहीं जो हमने सजेशन दिए हैं उनकी ऑन ग्राउंड किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन होती है। अगर आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं तो सिटी डेवलपमेंट में अभी तक ट्रांसपोर्ट हम लोगों से सुधर नहीं पाया है। तो हम किन चीजों की बात कर रहे हैं कि हम बाबा आजम के जमानों के बसेस में अभी भी सफर कर रहे हैं जबकि बजट वहां पे लैप्स होते हैं। तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं ऑन ग्राउंड इनका इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि आशिक साहब ने बड़े खूब बताया अभी कि जो हमारा नेशनल हाईवे है ये हमारी शाहरग है, ये 4 दिन बंद होता है। आपका मालवाहक जो हमारा माल है वो 15-15, 20-20 दिन सड़कों पे रुलता रहता है, जिसकी वजह से हमारा जो कैपिटल है वो 15-15, 20-20 दिन सड़कों पे फंसा रहता है। उसके बाद पहली क्लियरेंस पैसेंजर्स को मिलती है, उसके बाद एसेंशियल्स को मिलती है, फिर अगर माल आए तो आए। तो किस तरह से आप जीडीपी के ग्रोथ को एक्सपेक्ट करते हैं या इंडस्ट्री को यहाँ पर पाने की कोशिश करेंगे, ये मतलब मेरे हिसाब मेरी समझ से बाहर है। बहुत शुक्रिया जी आज साहब, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। अबरार साहब मैं एक लास्ट कमेंट आपसे भी लूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जब मैं इस पूरे कैनवस को देखता हूं तो एक इंडस्ट्री है हमारी जिसे हम ट्रांसपोर्टर्स भी कहते हैं, और जब मैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करता हूं तो ये एक मेन प्लेयर है और एक मेन कंटेंडर है इसका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर। क्योंकि मैंने जब भी काम करना है तो मेरे पास एक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम होना चाहिए, चेन होनी चाहिए। क्या आज के दिन में 2019 से पहले और 2019 के बाद कुछ बेहतरी आपको दिखी, अगर हम कोविड पीरियड को थोड़ा सा बाहर भी निकालें इसमें? जी ऑन द बर्फ मुझे बेहतरी तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। जो एग्जिस्टिंग था उसका भी बेड़ा गर्क हो गया है। अगर कि सिटी में आप है, आपने बटवालू बस अड्डे को शिफ्ट किया, बट आपने ये नहीं सोचा कि इसका आफ्टरमैथ एक हजारों अरबों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट बटवालू में एक सबसे बड़ा बिजनेस हब है वहां पे की हुई है। उसके ऊपर आपने 5 मिनट के लिए सोचा कि वो कैसे चलेगा। उसके बाद आप छोटे सेगमेंट को भी बाहर निकाल रहे हैं। कयास इन द सिटी है, कभी सिटी में एसआरटीसी बंद हो रहा है, कभी सिटी में एसआरटीसी खुल रहा है। उसके बाद नेशनल हाईवे का कोई पता नहीं। तो कोई पॉलिसी गवर्नमेंट की अभी तक वाजिया नहीं है इसके ऊपर, ना ही स्टेक होल्डर्स को आज तक इस चीज में कभी इन्वॉल्व किया गया। आपकी रिटायरमेंट हो रही है बसेस अगले 2 साल 3 साल में, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इनमें से बस चलाने लायक होगी। जबकि आप बाहर की देखें, अगर की स्टेट ट्रांसपोर्ट का जो रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने लाया है अच्छा ट्रांसपोर्ट लाया, बट चलने देना चाहिए। प्राइवेट जैसे एम्प्लॉयमेंट अगर आपने जनरेट करनी है तो आपको कहीं ना कहीं प्राइवेट प्लेयर को उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, उनको आपने ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, उनको आपने कहीं ना कहीं इंसेंटिव दे के इस सिस्टम में लाना है, उनके लिए रास्ता बनाना है, उनके लिए स्टॉप्स बनाने हैं, उनके लिए पार्किंग्स बनानी है। जबकि आप श्रीनगर सिटी में
मेन मतलब बटमालू एक बिजनेस हब है, वहां पे आप हमें पार्किंग की अभी तक सुविधा नहीं है, तो आप कैसे कौन से बिजनेस की, आप कौन से ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं? तो ये बहुत चीजें शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। ये तो जनाब बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था। थोड़ी सी बात इस पर हमने की कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से लेकर जो नीति आयोग की रिपोर्ट्स है कैसे उनको देखा जा रहा है और क्या जमीनी सूरत